राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिससे सियासत गर्म हो गई है। आज उसी पर बातचीत करने के लिए संजय जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, ललन सिंह ने जिस बात का जिक्र किया है उसको लेकर पहला रिएक्शन मैं आपसे जानना चाहूंगा। ललन सिंह शुरू से ही सामंती मानसिकता के ग्रस्त व्यक्ति हैं। उनको यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे एक अति पिछड़ा का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। शुरू से ही उनकी केंद्रीय मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी और नीतीश कुमार जी ने उस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं किया और उसी के कारण इस तरह के बयान वो देने का काम कर रहे हैं। न केवल उन्होंने बिहार को कलंकित किया है बल्कि इस तरह से पूरे अति पिछड़ा समाज का अपमान जो उन्होंने किया है उससे बिहार की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। यह कर्पूरी ठाकुर की धरती है। यह अति पिछड़ा समाज जो है वह ललन सिंह जी के इस वक्तव्य से बहुत ही नाराज है। एक तरफ तो आप नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण छीनते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना यह बताता है कि ललन सिंह जी की मानसिकता कैसी है। संजय जी, लेकिन ललन सिंह तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा जाति से आते ही नहीं हैं। वो तो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो भी तब आते हैं जब वो मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के। उन्होंने अपने जो समाज के लोग हैं उनको पिछड़ी जाति में डाला। अति पिछड़ा जाति जो है वो सिर्फ बिहार के अंदर है, देश में कहीं और है ही नहीं। जो भी बिहार में अति पिछड़ा समाज है वह पूरे हिंदुस्तान में वह अति पिछड़ा है। बाहर में ओबीसी होता है लेकिन अति पिछड़ा चाहे वह नुनिया हो, चाहे वह धानुक हो, चाहे वह तेली हो, और उसमें भी ये तो साहू समाज में भी जो घांची होता है इसका काम होता था कि साहू समाज के लोगों का बैल को कोल्हू में हाँकने का काम करते थे। मतलब वो साहू समाज का भी सबसे कमजोर तबका था। तेली समाज का जो सबसे कमजोर तबका है वह घांची समाज था और वहां का एक बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो जाहिर बात है जो भी सामंतवादी ताकतें हैं, जो उनकी सोच सामंती है और खास करके ललन सिंह जी की व्यक्तिगत खुन्नस है क्योंकि वह एक सपना पाले हुए थे, कपड़े वपड़े सिला करके वो तैयार बैठे हुए थे केंद्र में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए। आज भी उनके कपड़े अलमारी में बंद हैं और उस बात की खुन्नस में ही आकर वह इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। संजय जी, ललन सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफी हद तक बदल गई है। जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी अब वो नहीं है। एक जरूर परिवर्तन है कि अब हम किसी ऐसे व्यक्ति की ब्लैकमेलिंग नहीं सहते हैं जो सरासर गलत कर रहा हो। अब हम सारा ध्यान केवल गरीबों और गरीबों की योजनाओं के लिए लगाए हुए हैं। अब हम सारा ध्यान पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों, दलितों, वंचितों के कल्याण के लिए लगाए हुए हैं। जब पिछली सरकार हमारी थी 96, 98 और 99 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो वह पूर्ण बहुमत की न होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें मुझे आज भी याद है कि अगर मायावती जी आती थी, ममता जी आती थी या चंद्रबाबू नायडू आते थे तो पूरा दिल्ली का शासन में वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने में सक्षम हो जाते थे कि सारा अपने स्टेट को वो ले जा सके और वो पैसा लूट सके। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में किसी को लूटने की सुविधा नहीं है। हर पैसा डीबीटी हो गया है, सीधे जा रहा है और इसलिए भी उन्हें यह परिवर्तन लग रहा है कि जिस तरह से रकम की लूट होती थी आज सब गरीबों को सीधे उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो जाहिर बात है ललन सिंह जी जैसी ताकतों को दुख होगा ही कि क्यों नहीं यह राशि हमें सीधे मिल रही है और हम क्यों नहीं इसका दुरुपयोग कर पा रहे। संजय जी, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं जिसका जिक्र ललन सिंह भी कर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। अभी ताजा आंकड़ा हंगर इंडेक्स को लेकर सामने आया है। हम 101 नंबर पे हुआ करते थे, अब 107 पे आ गए हैं 116 देशों में। तो आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन एक भ्रांति है कि हंगर इंडेक्स का मतलब है कि व्यक्ति भूखे रह रहा। यह हंगर इंडेक्स जो बनता है वह
छोटे बच्चों में जो स्टंटिंग होती है, जो छोटे बच्चों में एक बैलेंस खाने की कमी होती है, इन सब कारणों से को भी उसमें जोड़ा जाता है। और इस कारण से चूंकि हमारे यहाँ शाकाहारी समाज एक बहुत बड़ा तबका है, आज भी भारत का एक बहुत बड़ा तबका है शाकाहारी वाला समाज है, और इसमें जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन हैं, उन सबों की कहीं ना कहीं एक कमी होती है, जिसको सरकार लगातार अभी पोषण 2 अभियान चला करके सरकार उसको ठीक कर रही है। और वो आंकड़े पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छे हुए हैं। पहले के आप आंकड़े देखिए, आज के देखिए, लेकिन यह इन सब आंकड़ों के कारण चर्चा होती है। आज दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां पिछले 2 सालों से लगातार केंद्र सरकार मुफ्त अनाज का वितरण कर रही है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है। लेकिन हमें इसकी जरूरत संजय जी क्यों पड़ रही है? संजय जी, हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? हम तो कहते हैं कि हमको विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु बनने की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को हमको अनाज तक देना पड़ रहा है। वो इतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि वो खुद से उस चीज को ले पाएं, खरीद पाएं या उस काबिल हो पाएं। ये भी तो एक सवाल है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था, तो अगर आप उस समय के डाटा देखें तो जितने लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे, उनसे ज्यादा लोग अनाज की कमी से मरे थे। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि हम बेसिक चीजों के लिए जनता को बिल्कुल उलझने नहीं देंगे। और इस कारण से यह लगातार हम मुफ्त अन्न की योजना चला रहे हैं। संजय जी, बिल्कुल सहमत हूं, सरकार को करना चाहिए, जो गरीब तबका है उसको सपोर्ट करना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन राजनीतिक बात पे आते हैं, क्योंकि ललन सिंह की बात हो रही है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में इतनी तल्ख बातें होने लगी कि ललन सिंह को इस तरह से बहरूपिया और तमाम तरह की जो संज्ञा है वो प्रधानमंत्री के लिए यूज करनी पड़ी? आखिरकार इतनी तल्खी कहां से आ गई, इतनी दूरियां? क्योंकि कुछ महीने पहले आप उनके साथ सरकार चला रहे थे बिहार के अंदर। देखिए, एक कहावत है कि कोई नया नया धर्म परिवर्तन करता है तो वह प्याज बहुत ज्यादा खाता है, और यही काम नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी कर रहे हैं। यह प्रूफ करने के लिए कि नहीं, हम भाजपा से अलग हैं, भाजपा से दूर हैं। 17 साल जिनके साथ रहे आप, लगातार जिन बातों के साथ रहे, आज यह नाटक किया जा रहा है। एक वह दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जब चंद्रशेखर जी एक लोकसभा से सांसद होकर के इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मैं तो 543 में 10 सीटें लड़ने जा रहा हूँ। 10 सीट जरूर नीतीश जी के खाते में मिलेगी, पर वह जीतेंगे कहीं नहीं। मैं तो चैलेंज करता हूँ, वो उत्तर प्रदेश का सपना देखते हैं, बिहार के वो किसी स्थान से लड़के देख ले, वहां भी उनको पराजय मिलेगी। वह कहीं से भी नहीं लड़ पाएंगे। वह नालंदा से भी लड़े तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उसके कारण नालंदा में भी वो हारेंगे। कितना भी वो दौरा कर लें, नालंदा से भी अगले बार कमल खिलेगा। गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, वह अपने सहयोगी दलों को कभी धोखा नहीं देती। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, हमने नहीं छोड़ा था, उद्धव जी गए थे। शिरोमणि अकाली दल में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने छोड़ा। हम जानते हुए भी कि 2020 में मैंने अनुरोध किया था केंद्रीय नेतृत्व से कि नीतीश कुमार जी को कोई अब मुख्यमंत्री के तौर पे देखने को भी तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को न केवल आधी सीटें दी, बल्कि यह भी घोषणा किया कि वह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम 74 जीते, वो 43 जीते, हमसे ज्यादा सीटों पे लड़के वो 43 जीते। उसके बावजूद भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनको लग रहा है कि अब मैं 8 बार तो मुख्यमंत्री रह गया, एक कोशिश प्रधानमंत्री की करते हैं। और वो, क्योंकि वो पहली बार जब चुनाव लड़े अलग होकर के, तो केवल 3 सीट जीते थे, और 3 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन उनसे किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि वह 4 बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने और 8 बार मुख्यमंत्री बने। और इसके कारण वो सोचते हैं कि जब मैं 3 सीट जीत करके मैं इतने सब कुछ पा सकता हूँ, तो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में क्या हर्ज है। उनको लगता है कि
बाकी विरोधी दल के लोग कांग्रेस पे तैयार नहीं होंगे, कांग्रेस बाकियों पे तैयार नहीं होगी। अगर मैं सोनिया जी के यहाँ दरबार में रोज जाकर के हाजिरी बजाऊंगा, बाहर गेट पर आके हाथ उठाऊंगा, तो सोनिया जी दया करेंगी और हम कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 सीटें जीतेंगी और अच्छा, इनके स्वप्न स्वप्न ही रह जाएंगे। कहा यह जाता है कि आरजेडी और जेडीयू अगर साथ में आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए आरजेडी जेडीयू की तरफ से कहा जाता है 2015 में जैसे हमने किया वैसे ही आगे भी करेंगे, दो समाजवादी मिलेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या कहेंगे? काहे के समाजवादी? एक के पूरा परिवार केवल घोटाला करता है, क्या घोटाला करना समाजवाद है? या एक व्यक्ति जो है जो निजी महत्वाकांक्षा के लिए पूरे बिहार की बलि चढ़ा देता है, यह कौन सा? यह दोनों केवल सत्ता भोगी हैं, भ्रष्टाचार भोगी हैं। जयप्रकाश आंदोलन के समय ही चंद्रशेखर जी ने कहा था जेपी जी को कि आप इन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, यह लोग किसी काम के नहीं है। और चंद्रशेखर जी की यह बात को दोनों ने अक्षरशः जमीन पर उतार के दिखा दिया। यह एक उत्तर प्रदेश में भी यही परसेप्शन था कि सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस सब एक मिल गई है तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने की संभावना नहीं है। उसके बावजूद हम 64 सीटें जीते थे और बिहार में भी हम 2024 में कम से कम 35 सीटें जीतेंगे और 25 में अपनी सरकार बनाएंगे। संजय जी, आखिरी सवाल ये कि चिराग पासवान को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? चिराग पासवान कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं। क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? क्या कुछ बातें चल रही है? मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा काम है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। वह लगातार मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ लड़ाई में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, पहले वह बताएं कि नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा था कि पेट में दांत है, वह मीडिया मैनेज करते हैं, अखबारों से खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। क्या ललन जी ने 2010 में नीतीश कुमार के बारे में झूठ बोला था या आज ललन जी नीतीश कुमार जी के बारे में सच छिपा रहे हैं या सच आज बोल रहे हैं या ललन जी ने 2010 में झूठ बोला था? ललन जी जैसे लोग आदतन वो खुद ही कहते हैं कि वह केयर टेकर हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में आश्रम में जाके राजद के नेताओं की ट्रेनिंग देंगे और ललन जी तो केयर टेकर है। केयर टेकर खुद ये उनका कहा हुआ है कि मैं जदयू का केयर टेकर हूं। तो जाहिर बात है कि जदयू समाप्त होकर जब राजद में समाहित हो जाएगी तो केयर टेकर कहीं और नौकरी कर लेंगे। इस तरह के संजय जी, लेकिन ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि चिराग पासवान ने आपकी बीते चुनाव में मदद की है कि आपके खिलाफ कैंडिडेट उन्होंने नहीं उतारे, लेकिन नीतीश कुमार के जो कैंडिडेट्स थे उनके सामने अपने उम्मीदवार उतारे, तो फायदा तो हुआ। तो अब उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से थी। नीतीश कुमार जी अब साथ में रहे नहीं, तो अब चिराग पासवान जी साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? जितना चिराग जी के कारण एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ, उससे दोगुना ज्यादा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा जी के रालोसपा के कारण हुआ। और आज वह मर्ज कर गए हैं, आज उन्होंने एक एमएलसी के लिए कर लिया। तो यह लोकल समीकरण बनते रहते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मेरा एक ही कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी 40 लोकसभाओं में मेहनत करके 40 लोकसभा जीतने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। यह मेरा काम है। इसके आगे का कार्य जो है वो केंद्रीय नेतृत्व। चलिए, चिराग और चाचा में कौन आपके साथ है ये आप डायरेक्ट बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपने इशारा जरूर दे दिया है संजय जी। मैं समझ गया हूं, दर्शक हमारे समझ गए हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये कि 2024 और उसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से अकेले लड़ने के मूड में है बिहार के अंदर? बिल्कुल। हमें तो यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि भाजपा कभी किसी को धोखा नहीं देती है। और नीतीश कुमार जी हमारे लिए जिस तरह से यहाँ पे कानून व्यवस्था खराब हो रही थी, जिस तरह से शराब माफियाओं के साथ पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी, जिस तरह से यहाँ शिक्षा, जो उनके यहाँ पास 2 विभाग हैं थे शुरू से ही, शिक्षा और जल संसाधन, आज भी वो 10 बीघा जमीन भी बाढ़ से मुक्त नहीं कर सके। शिक्षा की व्यवस्था जो बिहार की है वो सबसे बुरी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास जो विभाग थे
सड़क, स्वास्थ्य और उद्योग, उन्हीं के बल पर यह सरकार चल रही थी। अब तो यह तीनों राजद में चला गया है, तो जाहिर बात है 6 महीने में ये भी विभागों की जो दुर्दशा होगी वह सबके सामने रहेगी। जिस तरह से शिक्षा और जल संसाधन का हालत है, उसी हालत में ये पहुंच जाएगा। और 2024 में माननीय मोदी जी के गरीबों के प्रति किए कार्यों के कारण हम 35 से ज्यादा सीट निश्चित तौर पर जीतेंगे। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।